वेलकम दोस्तों, स्वागत है। और बात कर रहे हैं, आपके सामने सब्जेक्ट कोड है BHIC 105। बात करेंगे यहाँ पर हम वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स की। स्पेशली जब भी बात आती है ना वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो हमारे दिमाग में पहला सवाल पश्चिमी दुनिया ही आता है। पश्चिमी दुनिया, आप कह सकते हैं पश्चिमी दुनिया, यानी कि डायरेक्टली यूरोप हमारे दिमाग में घूमने लग जाता है। तो यहाँ पर हम स्पेशली जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं वो यूरोपियन हिस्ट्री के ही हैं। तो इतिहास का कौन सा एस्पेक्ट आप कह सकते हैं? यूरोपीय इतिहास। समझ रहे नहीं हो रहे? बिल्कुल सर। यूरोपीय इतिहास की यदि हम बात करें तो वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जिसमें महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट क्या है भाई? सामंतवादी व्यवस्था जो यूरोप में होती है, इसे फ्यूडलिज्म कहते हैं। इससे किस तरीके से पूंजीवाद का विकास हुआ, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पुनर्जागरण और मानवतावाद, ये दोनों एक साथ आए थे, जिसे आप रेनेसा कहते हैं, और ह्यूमैनिज्म, ये दोनों विचारधाराएं एक साथ जन्म ली थी यूरोप के अंदर, ये भी हम जानेंगे। उसके बाद पुनर्जागरण के दौरान कौन कौन से विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई, क्योंकि पुनर्जागरण एक ऐसी प्रक्रिया थी, साफ रेनेसा कहते हैं यूरोप में, जिसने लोगों के अंधविश्वासों को तर्क के आधार पर क्या करा, सोचने पर मजबूर किया, अंधविश्वासों की समाप्ति करी। जैसे ढेर सारे अंधविश्वास थे। पहले ये माना जाता था कि जो पृथ्वी है वो दुनिया के केंद्र में है और सारे ग्रह इंक्लूड कर लेना सन को, वो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। लेकिन पुनर्जागरण में कोपरनिकस ने एक सिद्धांत दिया, गैलीलियो गैली ने क्या किया, एक सिद्धांत दिया जिसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है, बल्कि कोई भी चीज केंद्र में है ही नहीं। वास्तव में जो सन है, जो सूरज है, उसे आप केंद्र में मान सकते हैं, क्योंकि सारे ग्रह, पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं और सूर्य भी अपने अक्ष पर क्या करता है, घूर्णन करता है, रोटेशन करता है। तो धीरे धीरे विज्ञान का जो भी विकास हुआ वो भी मैं आपको इस क्लास में समझाऊंगा। प्रारंभिक आधुनिक पश्चिम की मुख्य विशेषता क्या है दोस्त? आधुनिक पश्चिम यानी मॉडर्न वेस्ट, है ना। आप क्या कह सकते हैं यहाँ पर? मॉडर्न जो वेस्ट है आपका, मॉडर्न वेस्ट जो है उसकी क्या विशेषताएं हैं? जर्मनी में क्या हुए दोस्त? सुधार हुए। जर्मनी में कौन कौन से सुधार हुए ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप मुझे एक बात बता दीजिए, क्या ये सारा यूरोपियन हिस्ट्री नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल सर। आगे चलिए, एक एक कॉन्सेप्ट देखेंगे। सबसे पहले सामंतवाद से पूंजीवाद किस तरीके से आया। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सामंतवाद की विशेषताएं क्या है, फिर हम जानेंगे कि सामंतवाद का किस तरीके से पतन हुआ और किस तरीके से सामंतवाद की जगह धीरे धीरे पूंजीवाद ने ले ली। तो सामंतवाद एक ऐसी व्यवस्था होती थी जिसमें सबसे ऊपर होता था राजा। राजा अपनी जमीन के छोटे छोटे टुकड़े करके सामंतों में बांट देता था। सामंत सिमिलर लाइक भारत में जमींदार, बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक यानी कि सामंत। और ये सामंत अपनी जमीनों पर किसानों से यानी कृषकों से खेती कराते थे। अब यहां से कृषकों से टैक्स सामंतों के पास जाता था और सामंतों से टैक्स राजा के पास जाता था। तो ये कुछ नहीं थी, ये अपने आप में राजस्व संग्रहण की एक विधि थी। ये क्या थी? राजस्व संग्रहण की एक विधि। देखिए क्या थी, ध्यान से समझना एक एक चीज को। तो जो सामंतवाद है, इससे जब पूंजीवाद बना, तो कौन सा पीरियड है? ये 14वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी का पीरियड, यानी लगभग 400 साल लगे सामंतवाद से पूंजीवाद की तरफ दुनिया को बढ़ने में। देखिए सामंतवाद क्या होता है। सामंतवाद की पहली विशेषता तो यह होती है कि जो भूमि होती है वही यहाँ पर मुख्य संपत्ति मान ली जाती है और खेती के आधार पर सामंतवाद चलता है। क्योंकि इस पूरी सामंती व्यवस्था में मेन क्या है? कृषक। और कृषक करते क्या है? किसान करते क्या है? खेती करते हैं। किसान जिसे सर्फ कहा जाता था, यहाँ पर किसान को क्या कहा जाता है? सर्फ। ये सर्फ वाला नहीं है, सर्फ एक्सेल वाला। सर्फ का मतलब यहाँ पर किसान है। तो सर्फ जो है वो लॉर्ड्स यानी भूमि के जो मालिक हैं उनके अधीन काम करते थे, वो श्रम देते थे, तो उन्हें बदले में क्या मिलती थी? किसानों को सुरक्षा। अब देखो सामंत और किसानों के बीच में एक एग्रीमेंट था। वो क्या था कि किसान जो है सामंत की जमीन पर क्या करेंगे? खेती करेंगे, और बदले में जो सामंत है उन्हें क्या देगा? सुरक्षा देगा। बदले में सामंत इनकी क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है जी, आगे देखिए। व्यापार ना के बराबर होता था उस समय, और उत्पादन जो है स्थानीय स्तर पर ही होता था, किसान करते थे। फिर धीरे धीरे सामंतवाद का पतन होने लगा। रीजन क्या था दोस्त? रीजन सिर्फ ये था कि हल, सिंचाई और 3 फसल प्रणाली आते ही उत्पादन तेजी से बढ़ गया, और जैसे ही उत्पादन बढ़ गया उसके बाद बहुत सारा गेहूं क्या होने लगा? बचने लगा। मतलब सामंतों को देने के बावजूद भी किसानों पर ढेर सारा गेहूं बचने लगा, और धीरे धीरे किसान अब थोड़े से क्या होने लगे? अमीर होने लगे। फिर एक महामारी आई जो लगभग 1347 से लेकर 1351 तक थी, जिसे ब्लैक डेथ नाम की महामारी कहते हैं। इसमें क्या हुआ? श्रमिकों की भारी कमी हो गई, जिससे मजदूरी लगातार क्या होने लगी? बढ़ने लगी, और किसानों की स्थिति और ज्यादा बेहतर होने लगी। और जैसे जैसे किसानों की स्थिति बेहतर होगी, भाई मजदूरों की संख्या यहाँ पर क्या होने लगी? घटने लगी, क्योंकि महामारी थी, लोगों की डेथ हो रही थी। तो दूसरी तरफ मजदूरी क्या होने लगी? बढ़ने लगी, और सभी लोग खेती करने लगे। सभी खेती करने लगे, किसान अमीर हो गए, सामंती व्यवस्था धीरे धीरे क्या हो गई? समाप्त होने लगी। इसके अलावा जो पहले नहीं था वो था ट्रेड। अब इटली में, नीदरलैंड में, इंग्लैंड में, इन सभी के अंदर व्यापार उभर के सामने आने लगा। सभी लोग क्या करने लगे? व्यापार करने लग गए दोस्त।
इसके अलावा स्वर्ण और चांदी पर आधारित व्यापार बढ़ने लगा और जमींदारी व्यवस्था कमजोर होने लगी। जैसे जैसे व्यापार बढ़ा वैसे वैसे खेती क्या होती चली गई, कम होती चली गई। अब लोग व्यापारी बनने लगे किसान की जगह, और सामंती व्यवस्था की रीढ़ ही किसान थे, इसलिए वो धीरे धीरे पतन की तरफ जाने लगी। अब यूरोपीय देशों ने क्या किया दोस्त, व्यापार और उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया, बैंक स्थापित करने लगे और समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने लगे। मतलब ये आवाजाही, दूसरे देशों से सामान को आयात करने लगे और अपने देश से सामान को निर्यात करने लगे। अब किसान धीरे धीरे व्यापारी बन बैठे और सामंती व्यवस्था समाप्त हो गई। और जहां पर खुला व्यापार, मुक्त व्यापार होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवाद हम कह देते हैं। तो इस तरीके से पूंजीवाद ने धीरे धीरे पतन के बाद समाजवाद जो है आपका, सामंतवाद जो है, इसने धीरे धीरे पतन के बाद किसका रूप ले लिया, इसने धीरे धीरे पतन के बाद पूंजीवाद का रूप ले लिया। क्लियर दोस्त, बताइए बात समझ में आई या नहीं आई। नेक्स्ट, पुनर्जागरण और मानवतावाद, इसको समझिए दोस्त। पुनर्जागरण क्या है आपका और मानवतावाद क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको समझने की हमें जरूरत है। पुनर्जागरण एक ऐसा आंदोलन सा आप मान सकते हैं यूरोप के अंदर, जिसने क्या किया, लोगों के अंधविश्वासों को साइंटिफिक बनाने की कोशिश की। जैसे मैंने अभी आपको एक अंधविश्वास तो बताया ही था सौर मंडल से संबंधित, ऐसे ढेर सारे आप कह सकते हैं अंधविश्वास थे। जैसे एक अंधविश्वास यूरोप में यह भी चलता था कि पृथ्वी जो है वो पाप से इतनी भर गई है कि अपनी जगह पर क्या हो गई, टिक गई है ना, इतनी भारी हो गई है पाप के वजह से कि अपनी जगह पर क्या हो गई, टिक गई है। लेकिन जब साइंस आई, साइंटिफिक थिंकिंग लोगों की बनने लगी, जब सांस्कृतिक और बौद्धिक आंदोलन के तौर पर कौन आया आपका, पुनर्जागरण आया, जिसे रेनेसा भी कहते हैं। इस पुनर्जागरण को क्या कहते हैं दोस्त, रेनेसा भी कहते हैं। इसने विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति करी और इसने बताया कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर टिकी हुई नहीं है, बल्कि पृथ्वी तो अपने अक्ष पर रोटेशन करती है। पृथ्वी तो अपने अक्ष पर क्या करती है दोस्त, घूर्णन करती है। बात समझ में आई या नहीं आई। देखिए पुनर्जागरण के मुख्य विचार कौन कौन से थे, इसको आपको क्या करना है, समझ के चलना है। पहला है मानवतावाद। इस विचारधारा ने धर्म की बजाय मानव क्षमता को और उपलब्धियों पर क्या दिया, जोर दिया। इन्होंने ये कहा, जो आपका रेनेसा वाला सिस्टम है, पुनर्जागरण वाला सिस्टम है, इसने कहा कि धर्म में जो चीजें सिखाई जा रही हैं वो जरूरी नहीं है साइंटिफिक हो, तो आपको धर्म से थोड़ा अलग हटना है और ज्यादातर फोकस करना है किसकी जगह, ह्यूमन कैपेसिटी पर, मानवता पर फोकस करना है। इसके अलावा विज्ञान और तर्क पर आधारित विचारों को बढ़ावा देना है। ऐसे विचारों को बढ़ावा देना है जो लॉजिकल हो, ऐसे विचारों को बढ़ावा देना है जो लॉजिकल हो, ऐसे विचारों को बढ़ावा देना है जो कि क्या हो, साइंस से रिलेटेड हो। ठीक है, आगे चलिए। कला और वास्तुकला में नवाचार, यथार्थवादी चित्रण और प्रत्यावर्तन तकनीकों का क्या हुआ, यहां पर विकास हुआ। मतलब सिर्फ इतना सा है, आप ये कह सकते हैं कि इस समय जो कला या वास्तुकला थी वो यथार्थवादी किस्म की थी। मतलब रेनेसा ने यह कहा कोई भी चीज काल्पनिक बनाने की जरूरत नहीं है, जो जैसी है रियलिज्म बेस पर बनाइए, सिर्फ रियलिटी को ही दिखाने की कोशिश कीजिए। ये बात रेनेसा में कहेगी, क्योंकि हमें लोगों का जागरण करना है। जागरण समझते हो, लोगों को जगाना है, जागरूक बनाना है पुनर्जागरण में। तो उनके अंधविश्वासों को तर्क पे और विज्ञान पर आधारित बनाना था यहां पर। इसके अलावा एक प्रमुख बात यहां पर आई ह्यूमैनिज्म की, यानी कि सबसे जरूरी धर्म नहीं है बल्कि मानव के प्रति भलाई की सोच, जिसे ह्यूमैनिज्म कहा जाता है, वो इंपॉर्टेंट है। तो मानवतावाद के जो जनक हैं, जिन्होंने क्या किया, प्राचीन रोमन और ग्रीक ग्रंथों को पुनर्जीवित किया था, वो थे आपके पेट्रार्क। इसके अलावा दूसरे हैं आपके एरास्मस, जिन्होंने क्या किया, चर्च की आलोचना की और यह कहा कि धर्म या चर्च में जो सिखाया जा रहा है वो सब कुछ सही नहीं होता। फिर आते हैं दांते साहब, जिन्होंने क्या किया, मध्यकालीन विश्वासों की आलोचना की, क्योंकि ये विश्वास नहीं बल्कि यूरोप में अंधविश्वास थे। तो उन्होंने प्रत्येक प्रकार के अंधविश्वास की आलोचना की, उसमें कमी निकाली। फिर आते हैं लियोनार्डो दा विंची, आपको तो पता ही है ना, ये बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं टैलेंटेड व्यक्ति थे, वैज्ञानिक ये थे, मैथमेटिशियन ये थे, पेंटर ये थे, हर तरीके के क्वालिटीज इनके अंदर आपको देखने के लिए मिली। खगोल विज्ञान ये थे। दुनिया की सबसे ही आप देखिए फेमस पेंटिंग मोनालिसा की पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी, और उन्होंने भी लोगों का पुनर्जागरण करने की पूरी कोशिश की थी। तो ये वो लोग और विचारक हैं जिन्होंने लोगों को पुनर्जागरण के लिए आगे बढ़ने में मदद की। क्लियर, आगे चलिए। पुनर्जागरण के दौरान कौन कौन से साइंटिफिक इन्वेंशंस हुए जिन्होंने लोगों के अंधविश्वास को साइंटिफिक सोच में बदला, कौन कौन से हुए देखिए। सबसे पहले पुनर्जागरण के दौरान विज्ञान में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, इसे आप वैज्ञानिक क्रांति कह सकते हैं। इस बात पे लगा लेना स्टार। वैज्ञानिक क्रांति मतलब साइंटिफिक रिसर्च, ये आपको समझना है। देखिए प्रमुख वैज्ञानिक उपलब्धियां और वैज्ञानिक क्रांतियों का प्रभाव दोनों में आपको बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कोपरनिक्स। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसमें इन्होंने बताया था सौर केंद्रित, है ना, हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत। और हीलियोसेंट्रिक में इन्होंने कहा था
कि जो सन है वो सौर मंडल के केंद्र में आप इसको मान सकते हैं। जो सेंटर में है हमारे सौर मंडल के वो सन है और वो अपने अक्ष पर घूम रहा है, और बाकी ग्रह पृथ्वी के साथ साथ बाकी जो हमारे ग्रह हैं वो सभी सूरज के ही चक्कर लगा रहे हैं। ये सिद्धांत कोपरनिकस ने दिया, पहले ये सोच नहीं थी लोगों की। फिर गैलीलियो गैलीली ने क्या किया, दुनिया की पहली दूरबीन बनाई जिसमें उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में सिर्फ बताया ही नहीं बल्कि लोगों को दिखाया भी कि ये देखिए पृथ्वी घूम रही है कि नहीं घूम रही, ये देखिए कि बृहस्पति ग्रह घूम रहा है या नहीं। बात समझ में आई? आगे देखिए। फिर आते हैं फ्रांसिस बेकन, इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति साइंटिफिक मेथड की खोज की। आइजैक न्यूटन का नाम तो आपने सुना ही है, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया और गति के 3 नियम जो इनके बहुत फेमस हैं, 3 लॉज ऑफ मोशन, वो भी इन्होंने दिए। इसके अलावा फिर आते हैं आपके आंद्रेज ने क्या कहा, मानव शरीर की रचना एंटोनोमी का अध्ययन उन्होंने किया कि मानव शरीर कैसे बना हुआ है, उसकी खोज इन्होंने की, है ना। जैसे कि बहुत सारे अंधविश्वास थे कि आत्मा है, ये है वो, तो उन्होंने दिखाया कि ये आत्मा तो एक धार्मिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा, बल्कि शरीर कुछ ऑर्गन से मिलकर बना, वो सभी एटोनॉमी इन्होंने समझाई। इसका प्रभाव ये हुआ कि लोग धार्मिक विश्वासों से थोड़ा अलग हटे और तर्क को और साइंस को, ज्ञान को इंपॉर्टेंट मानने लगे। वैज्ञानिक संस्थान बने जैसे रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, जिसने क्या की, विज्ञान की खोज करनी स्टार्ट की। चिकित्सा के फील्ड में, फिजिक्स के फील्ड में और खगोल विज्ञान के फील्ड में अब लोग इन्वेंशंस करने लगे। सिर्फ धार्मिक चीजों को ही सत्य मानना अब लोगों ने क्या कर दिया, बंद कर दिया। क्लियर? ये फायदा हुआ, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करेंगे प्रारंभिक आधुनिक पश्चिम की विशेषता। अभी आधुनिक वर्ड यहां क्यों लग गया है, क्योंकि लोगों का पुनर्जागरण हो चुका है। अब जब पुनर्जागरण हो चुका तो अंधविश्वास समाप्त हो गए, तो कोई ना कोई विशेषता तो यहां पर जरूर पनपी होगी। वो विशेषता क्या है समझिए। पहली बात, कुछ राजनीतिक परिवर्तन हुए, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन में केंद्रीकृत राजशाही आई। मतलब इन सभी राज्यों के अंदर, इन सभी देशों के अंदर राजतंत्र आया, राजा का शासन आया। पहला परिवर्तन तो यह है। दूसरा, सत्ता जो थी वो सम्राटों ने सामंतों की शक्ति को क्या कर दिया, कमजोर कर दिया। भाई सीधी सी बात है, जो बड़े बड़े किंग आ गए, इन्होंने छोटे छोटे जमींदारों की शक्ति को अपने हाथ में ले लिया और उन्हें कमजोर बना दिया। इंग्लैंड में क्या हुआ, ग्लोरियस क्रांति हुई, जिसके बाद वहां पर संसदीय शासन भी आया। मतलब शुरुआत तो कहां से हुई थी, राजतंत्र से हुई थी, लेकिन वहां पे पार्लियामेंट भी बनाया गया। कहां पर, इंग्लैंड के अंदर धीरे धीरे। तो राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ परिवर्तन हुए। आधुनिक पश्चिम की पहली विशेषता तो यही है। दूसरी विशेषता क्या है, यूरोप के देशों में, जैसे कि अमेरिका है, जो कि यूरोप के देशों में नहीं, अच्छा यूरोप के देशों में अमेरिका को हटा देना, अफ्रीका है, एशिया है और यूरोप के अन्य देश जो हैं, इन सभी में क्या हुआ आप देख सकते हैं, छोटी छोटी कॉलोनियां स्थापित होने लगी, व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था बनी, लोग पूंजीवाद की तरफ बढ़ने लगे। पहले सामंतवाद पे चलते थे, आधुनिक पश्चिम में पूंजीवाद की तरफ बढ़ने लगे। ये पहला ही सवाल था कि सामंतवाद से पूंजीवाद की तरफ कैसे बढ़े थे, मैंने बता दिया आपको। कुछ सामाजिक परिवर्तन हुए, जैसे कि आप देखिए उद्योगपति, जिसे बुर्जुआ वर्ग कहा जाता था, इसका बहुत तेजी से क्या हुआ, उद्भव होने लगा। धर्म और सामाजिक परिवर्तनों में आप देखें, चर्च की शक्ति अब पहले से घट गई, क्योंकि लोग अब अंधविश्वासों को मानना नहीं चाहते थे। ठीक है दोस्त, अंधविश्वासों को मानना नहीं चाहते थे, इसलिए चर्च की शक्ति यहां पर समाप्त हुई, कम होने लगी। प्रिंटिंग प्रेस की खोज के कारण शिक्षा और ज्ञान का फैलाव हुआ। अब ज्ञान को क्या किया जाने लगा, सिर्फ बोलकर नहीं बल्कि लिखकर और पढ़कर भी क्या किया जाने लगा, ज्ञान का आदान प्रदान होने लगा। यह आपको याद रखना है दोस्त। क्लियर? हाँ, ये पीडीएफ हम आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर डलवा देंगे दोस्त। कोई भी डाउट आपका बनेगा तो आप वहां से इसे पढ़ के सोल्व कर लेना। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के, जर्मनी में कौन कौन से सुधार हुए थे। भाई जर्मनी में कुछ धार्मिक सुधार हुए थे, है ना, इनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि वहां का जो जर्मनी का कैथोलिक चर्च था, कैथोलिक चर्च सबसे पवित्र चर्च माना जाता था, जिसकी बात पत्थर की लकीर थी, अब उसकी शक्ति पहले से क्या हो गई, कमजोर हो गई, क्योंकि पूरे यूरोप में पुनर्जागरण हो चुका था। लोग धार्मिक विश्वासों की जगह तर्क को, ज्ञान को और साइंस को सब कुछ मानने लग गए थे। तो ऐसे ही सुधार जर्मनी में भी हुए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कैथोलिक चर्च का जो भ्रष्टाचार था वो लोगों के सामने आया, ठीक है, जहां पर पाप से मुक्ति दिलाने के लिए पैसे लिए जाते थे। इसके अलावा धार्मिक असंतोष, लोगों में चर्च के नियंत्रण से मुक्त होने की प्रक्रिया सामने आ गई। उन्होंने ये कहा कि अब हम चर्च के ज्यादा विश्वासों में नहीं, हम साइंस की तरफ जाएंगे। इसके अलावा मार्टिन लूथर के सुधार आपने सुने होंगे। उन्होंने क्या किया था, लूथर ने चर्च की नीतियों के खिलाफ विटेनबर्ग चर्च पर क्या किए थे, 95 तर्क लगाए। इसके अलावा लूथर के विचारों की बात करें तो उन्होंने कहा केवल विश्वास से मुक्ति मिल जाती है, बाइबल ही परम अधिकार है। ठीक है, अधिकार किससे, पुस्तक से है, ज्ञान पुस्तक से है, धर्म गुरु से नहीं है। हर ईसाई को धर्म ग्रंथ पढ़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बात समझ में ही नहीं आई। इसके अलावा क्या क्या हुआ, इसके कुछ प्रभाव पड़े, इन सुधारों के प्रभाव क्या पड़े इनको समझिए। कैथोलिक चर्च से अलग होकर लूथरन और अन्य संप्रदाय धीरे धीरे क्या होने लगे, बनने लगे। कई वर्षों तक संघर्ष चला, क्योंकि एकदम से व्यवस्था चेंज हुई है, ठीक है। और इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता का उदय हुआ, सभी धर्मों को एक मानने लगा, हर व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता मिली, हर व्यक्ति चर्च में जा सकता था, हर व्यक्ति बाइबल पढ़ सकता था। पोप यानी धर्मगुरु के अलावा
सबसे बड़ा किसको माना गया? बाइबल को माना गया, महाकाव्य एपिक को माना गया। क्लियर दोस्त? तो ये सारा एक ही कॉन्सेप्ट है। जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाए सिर्फ इतना बताना चाहा है कि यूरोप में पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ा, कैसे यूरोप में लोग अंधविश्वासों से साइंस की तरफ बढ़े थे। चलिए दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।